नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसने रक्षा और कूटनीति के गलियारों में काफी हलचल मचा दी है। जी हाँ। हाल ही में पोलैंड ने अपने हवाई क्षेत्र में घुसाए कुछ रूसी ड्रोन्स को मार गिराया है। बिल्कुल। अब ये अपने आप में तो एक बड़ी खबर है ही, लेकिन यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसके माहौल में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। सही बात है, क्योंकि ये पहली बार है जब किसी नेटो सदस्य देश ने, वो भी संघर्ष शुरू होने के बाद, सीधे तौर पर रूसी मिलिट्री एसेट के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की है। बिल्कुल, और ये घटना ऐसे समय में हुई है जब तनाव वैसे ही काफी ज्यादा है। हाँ। हमारी आज की जो चर्चा है उसका आधार है पोलैंड का रूसी ड्रोन पर नेटो की हवाई प्रतिक्रिया शीर्षक वाले एक लेख के कुछ खास अंश। जी। ये अंश न सिर्फ हमें बताते हैं कि क्या हुआ, बल्कि इसके पीछे की जो टेक्नोलॉजी है और इसके जो दूरगामी परिणाम हो सकते हैं उन पर भी रोशनी डालते हैं। हाँ, इसमें कई परतें हैं वाकई समझने लायक। तो आज का हमारा मिशन क्या है? हम इस घटना के तह तक जाएंगे। बिल्कुल। ये कैसे हुआ, कौन सी तकनीक इस्तेमाल की गई, और सबसे जरूरी सवाल, इस घटना का असली मतलब क्या है? एक नाटो सदस्य देश का इस तरह सीधे एक्शन लेना, क्या ये किसी बड़े बदलाव का संकेत है? तो आइए इन सब पहलुओं को एक एक करके देखते हैं। जरूर। तो हुआ ये कि पोलैंड ने अपने एयर स्पेस का उल्लंघन करते हुए करीब 19 रूसी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया और मार गिराया। 19? हाँ। जानकारी के मुताबिक ये ड्रोन्स जैसे ही पोलैंड की सीमा के अंदर दाखिल हुए, उन पर फौरन कार्रवाई की गई। बिल्कुल, तुरंत। और ये संख्या भी देखिए, 19। ये कोई 1-2 भटके हुए ड्रोन नहीं थे, बल्कि एक अच्छी खासी संख्या थी। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। लेख भी इशारा करता है कि ये शायद कोई खास किस्म के टोही ड्रोन थे। अच्छा। हाँ, जिनका इस्तेमाल अक्सर सीमा के पास वाले इलाकों में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटेलिजेंस सिगिंट इकट्ठा करने के लिए होता है। ओके। या फिर ये देखने के लिए कि नेटो कितनी जल्दी रिएक्ट करता है, उनका रिस्पांस टाइम जांचने के लिए। ये दिलचस्प है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि इस ऑपरेशन को कितनी सफाई और तेजी से अंजाम दिया गया। लेख के अनुसार पोलैंड ने इस कार्रवाई के लिए अपने सबसे मॉडर्न फाइटर जेट्स इस्तेमाल किए। कौन से? जिनमें F-16 फाइटिंग फैल्कन तो थे ही, जो कई सालों से उनके पास हैं, लेकिन साथ में बिल्कुल नए F-35 लाइटनिंग आई भी शामिल थे। F-35? जी हाँ। और F-35 का शामिल होना अपने आप में इस ऑपरेशन की गंभीरता दिखाता है। F-35 का जिक्र तो वाकई अहम है। ये तो 5th जनरेशन के विमान हैं। बिल्कुल। अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, रडार से बच निकलने की क्षमता, और इनके सेंसर्स भी बहुत एडवांस्ड होते हैं। क्या लेख ये बताता है कि इन खास ड्रोन्स के खिलाफ F-35 की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये ड्रोन्स इतने छोटे थे या उनका रडार सिग्नेचर इतना कम था कि उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो रहा था? है EOTS और उसका ASA रडार, वो ऐसे छोटे, धीमे और कम दिखने वाले टारगेट्स को पकड़ने और ट्रैक करने में ज्यादा काबिल है, खासकर जब जमीन से बहुत सारे सिग्नल आ रहे हों, जिसे ग्राउंड क्लैटर कहते हैं। ओके। और इसके अलावा F-35 सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं है, वो एक तरह का पावरफुल इंफॉर्मेशन गैदरिंग और नेटवर्किंग हब भी है। और जैसा आपने शुरू में कहा था, सिर्फ पोलैंड के विमान ही नहीं थे इस ऑपरेशन में। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये सिर्फ पोलैंड की अकेले की कार्रवाई नहीं थी। इस पूरे ऑपरेशन में नेटो के AWACS विमानों ने एक सेंट्रल रोल निभाया। AWS, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। जी। ये विमान हवा में एक कमांड पोस्ट की तरह काम करते हैं। इनके इतने पावरफुल रडार होते हैं कि सैकड़ों किलोमीटर दूर तक के एयर स्पेस पर नजर रख सकते हैं। अच्छा। आने वाले खतरों का पता लगा सकते हैं, और जो हमारे मित्र देशों के विमान हैं, उनको रियल टाइम डेटा और निर्देश भेज सकते हैं। तो उन्होंने मदद की। बिल्कुल। लेख बताता है कि एवैक्स ने न केवल ड्रोन्स का शुरुआती पता लगाने में मदद की, बल्कि F-16 और F-35 फाइटर जेट्स के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन बनाया, उनको सही इंटरसेप्ट पॉइंट तक गाइड भी किया। अच्छा, तो ये एक मल्टी लेयर कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स था। एग्जैक्टली। जो नेटो की इंटरऑपरेबिलिटी दिखाता है, सदस्य देशों की सेनाएं कैसे एक साथ काम कर सकती हैं। ठीक है, तो ये तो हुई तकनीक की बात। एवैक्स से लेकर F-35 तक एक पूरा सिस्टम काम कर रहा था। जी। लेकिन अब आते हैं इसके महत्व पर। जैसा हमने शुरू में कहा,
यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली बार है कि किसी नेटो सदस्य देश ने सीधे तौर पर रूसी सैन्य संपत्ति को नष्ट किया है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। पहले हम यही देखते आए थे कि नेटो देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, खुफिया जानकारी दे रहे हैं। हाँ, मदद कर रहे थे। लेकिन सीधे रूसी सेना से भिड़ने से बच रहे थे। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये नेटो के रुख में कोई बदलाव है? ये वाकई $1 मिलियन का सवाल है और लेख भी इसी पर काफी सोच विचार करता है। देखिए, अब तक नेटो का सिद्धांत रहा है डिफेंस और डिटरेंस, मतलब अपनी सीमाओं की रक्षा करना और किसी भी हमले को रोकना। लेकिन संघर्ष को नेटो क्षेत्र से बाहर रखने की कोशिश करना ताकि युद्ध फैले नहीं। पोलैंड की ये कार्रवाई भले ही उसके अपने हवाई क्षेत्र में हुई है, फिर भी ये एक सीधी सैन्य कार्रवाई है। हाँ। लेकिन इस बात पर जोर देता है कि ये घटना शायद नेटो की उस नीति में एक छोटा पर महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत हो सकती है, खासकर जो पूर्वी सीमा पर देश हैं उनके लिए। तो क्या इसका मतलब ये समझें कि अब नेटो अपनी सीमाओं के उल्लंघन को लेकर ज्यादा सख्त हो गया है? शायद, क्योंकि पहले भी तो रूसी विमान नाटो सीमाओं के करीब आते रहे हैं, उन्हें इंटरसेप्ट भी किया जाता था, पर मार गिराया नहीं जाता था। तो इस बार ऐसा क्यों? क्या लेख कोई खास वजह बताता है? लेख कुछ संभावित वजहों पर बात करता है। एक तो हो सकता है कि इस बार का जो उल्लंघन था उसकी गंभीरता ज्यादा मानी गई हो। कैसे? शायद ड्रोन्स की संख्या या उनका टाइप या वो पोलिश एयर स्पेस में कितनी अंदर तक आ गए थे। अच्छा। दूसरा, जैसा लेख में कहा गया है, ये पोलैंड की तरफ से एक साफ संकेत हो सकता है कि भाई बार बार जो ये सीमा उल्लंघन हो रहे हैं उन्हें अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एक तरह से लाइन खींचने जैसा। तीसरा, ये भी मुमकिन है कि नेटो के अंदर खासकर पूर्वी यूरोप के सदस्य देशों में अपनी रक्षा क्षमता और अपना संकल्प दिखाने का दबाव बढ़ रहा हो। F-35 जैसे नए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल शायद इसी प्रदर्शन का एक हिस्सा हो। आपने पिछली बार नाटो अनुच्छेद 5 का भी जिक्र किया था। क्या ये घटना उस संदर्भ में भी देखी जा सकती है? हाँ, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ। नेटो का अनुच्छेद 5 कहता है कि किसी एक सदस्य पर हथियारबंद हमला सब पर हमला माना जाएगा और फिर कलेक्टिव डिफेंस शुरू होगा। जी। पोलैंड ने जो किया वो तकनीकी रूप से आर्टिकल 5 के तहत नहीं आता। ये तो यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत आत्मरक्षा का अधिकार है, सेल्फ डिफेंस। हाँ, हर देश को अपनी संप्रभुता और अपने इलाके की रक्षा करने का अधिकार है। पोलैंड पर कोई हथियारबंद हमला नहीं हुआ था, बल्कि उसके एयर स्पेस का उल्लंघन हुआ था। सही है। लेकिन जैसा लेख इशारा करता है, ये घटना इनडायरेक्टली नेटो की सामूहिक सुरक्षा की गंभीरता को दिखाती है। ये दिखाती है कि सदस्य देश अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है और ऐसा करने को तैयार है। ये आर्टिकल 5 की क्रेडिबिलिटी के लिए महत्वपूर्ण है। और ये रूस के लिए भी एक संदेश है कि नेटो की सीमाएं लांघी नहीं जा सकती। और रूस की संभावित प्रतिक्रिया, क्या लेख इस पर भी कुछ कहता है? 19 ड्रोन खोना कोई छोटी बात तो नहीं है, भले ही वो बिना इंसान के हो। लेख इस पर अंदाजे लगाता है, लेकिन जाहिर है पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। रूस के पास कई ऑप्शन हो सकते हैं। वो इस घटना को कम करके आंक सकता है, इसे एक लोकल घटना बता सकता है और खुलकर कोई रिएक्शन न दे ताकि टेंशन और न बढ़े। ये भी हो सकता है। या फिर वो इसे नेटो की उकसावे की कार्रवाई बताकर कड़े शब्दों में निंदा कर सकता है, शायद डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट दर्ज कराएं। एक और संभावना जिसकी चिंता लेख में जताई गई है वो ये है कि रूस किसी और इलाके में या किसी और तरीके से जवाब दे, जैसे कि बाल्टिक सागर में नेटो विमानों के साथ ज्यादा आक्रामक बर्ताव करना या फिर साइबर हमलों को बढ़ा देना। लेख का विश्लेषण यह है कि रूस का रिएक्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि वो इस घटना को कैसे देखता है। क्या वो इसे पोलैंड की एक अकेली रक्षात्मक कार्रवाई मानता है या नेटो की बढ़ती आक्रामकता के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा समझता है? ये वाकई एक बहुत उलझी हुई स्थिति है। एक तरफ अपनी सीमा की रक्षा का अधिकार और जरूरत है, दूसरी तरफ तनाव बढ़ने का खतरा। बिल्कुल। स्रोत इस संतुलन के बारे में क्या कहता है? क्या ये कार्रवाई स्थिति को और खतरनाक बना सकती है? ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है और लेख इसी दुविधा को दिखाता है। आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई को भी दूसरा पक्ष एस्केलेशन यानी तनाव बढ़ाने वाला कदम मान सकता है। हाँ, ये तो है। लेख में इस बात पर चिंता जताई गई है कि इस तरह की घटनाएं गलतफहमी यानी मिसकैलकुलेशन का खतरा बढ़ा सकती हैं, खासकर जब दोनों पक्षों के बीच बातचीत के रास्ते सीमित हों
या भरोसे की कमी हो। F-35 जैसे अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल भले ही रक्षा के लिए हो, उसे भी ताकत दिखाने के तौर पर देखा जा सकता है। लेख में कुछ एनालिस्ट की राय का भी जिक्र है, जो मानते हैं कि इस तरह की सीधी सैन्य कार्रवाई भले ही जायज हो, अनजाने में एक ऐसे साइकिल की शुरुआत कर सकती है जहां हर पक्ष दूसरे की कार्रवाई पर रिएक्ट करता है और स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाती है। तो अगर हम अब तक की बातचीत को समेटे, पोलैंड ने करीब 19 रूसी टोही ड्रोन्स को अपने हवाई क्षेत्र में मार गिराया। जी, इस ऑपरेशन में पोलिश F-16 और एडवांस्ड F-35 विमानों के साथ साथ नेटो के एवैक्स कोऑर्डिनेशन सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल। ये यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद किसी नेटो सदस्य द्वारा रूसी सैन्य संपत्ति के खिलाफ पहली सीधी कार्रवाई है, जो नेटो के रुख में एक संभावित बदलाव का संकेत दे सकती है। हाँ, ये की पॉइंट है। ये आत्मरक्षा का कार्य था, अनुच्छेद 5 का आह्वान नहीं, लेकिन ये नेटो की सीमा सुरक्षा की गंभीरता को दर्शाता है। बिल्कुल सही। और अगर हम इसे थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य से देखें, तो ये घटना कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है, जिनका जवाब हमें आगे ही मिलेगा। जैसे कि पहला, क्या ये नेटो की रक्षात्मक रणनीति में एक परमानेंट बदलाव की शुरुआत है? क्या अब हम सीमा उल्लंघनों पर इसी तरह के काइनेटिक, मतलब सीधी सैन्य प्रतिक्रियाएं ज्यादा देखेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, ये रूस के बर्ताव को कैसे प्रभावित करेगा? क्या वो नेटो की सीमाओं का टेस्ट करना जारी रखेगा या इस घटना से थोड़ा पीछे हटेगा? लेख इस बात पर भी जोर देता है कि ये घटना नेटो के सदस्य देशों के बीच एकता और रणनीति पर भी बहस छेड़ सकती है कि भविष्य में ऐसी सिचुएशन से कैसे निपटा जाए। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, वो ये कि ऐसी घटनाओं को मैनेज कैसे किया जाए ताकि ये किसी बड़े संघर्ष में न बदल जाए। हाँ, डी-एस्केलेशन यानी तनाव कम करने के क्या तरीके हैं? क्या मौजूदा हॉटलाइंस और डी-कन्फ्लिक्शन चैनल काफी हैं? यही वो पॉइंट है जो हमें हमारे अंतिम विचारोत्तेजक प्रश्न की तरफ ले जाता है। लेख में इस बात का जिक्र है कि शीत युद्ध के दौरान भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ऐसी घटनाओं को संभालने के लिए नियम और प्रक्रियाएं थी। अच्छा। हाँ, जैसे इंसिडेंट्स एट सी एग्रीमेंट जैसे समझौते थे। आज के माहौल में जहां ड्रोन जैसी नई टेक्नोलॉजी है और यूक्रेन युद्ध जैसी जटिल परिस्थितियां हैं, क्या हमें नए नियमों या बातचीत के बेहतर तरीकों की जरूरत है? तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, इस घटना के बाद नेटो और रूस के बीच तनाव की वो नाजुक रेखा आखिर कहाँ खिंचती है? भविष्य में इस तरह की सीमा पार घटनाओं का सामना करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? ऐसी रणनीति जो हमारी रक्षा भी सुनिश्चित करें और साथ ही अनियंत्रित तनाव बढ़ने से भी बचाए। बिल्कुल। और क्या कूटनीति और संवाद के रास्ते इन मिलिट्री रियलिटीज के बीच अभी भी कारगर हो सकते हैं, या फिर हम टकराव के एक ऐसे नए दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां गलतियों की गुंजाइश बहुत बहुत कम है? ये सवाल सिर्फ सरकारों के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए महत्वपूर्ण है, जो एक स्थिर और सुरक्षित दुनिया चाहते हैं।